Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Nisar Aman and you are watching my YouTube channel Learn with Nisar. आज की इस वीडियो में हम एक डॉन एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे जिसका टाइटल है जेनोसाइड केस। और इस वीडियो को हमने तीन पोर्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हम पोर्शन कवर करेंगे वो होगा एनालिसिस का। उसके बाद जो होगा वो होगा वोकैबुलरी जो इम्पोर्टेंट होगी, और उसके साथ मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी हैं वो प्रोवाइड किया करूँगा, और लास्ट में कुछ क्विज़ होंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। सही है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एनालिसिस पोर्शन है, तो मैं आपको टाइटल का पहले कुछ बता दूं। जो जेनोसाइड है वर्ड, उसका मतलब ये है कि किसी कौम या किसी नेशन की जो है वो आप नस्ल कुशी करें, ठीक है। किसी ग्रुप की नस्ल कुशी करें, उसकी मतलब उसको ख़त्म करें, तो उसको कहते हैं जेनोसाइड। अब जेनोसाइड केस जो है वो किया गया है, किस कंट्री ने किया है, वो सारी चीज़ें हमने इस एडिटोरियल में डिस्कस करनी है, इसकी एनालिसिस करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है, मतलब जो पॉइंट है जो मैंने एक्सट्रैक्ट की है, साउथ अफ्रीकाज एफर्ट्स टू ब्रिंग इसराइल टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एलिज क्राइम्स अगेंस्ट गाज़ा आर प्रेस्ड। अब साउथ अफ्रीका जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे जो इस्लामिक पीपल, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 1.5% है, मतलब उससे भी कम है। सही है, मतलब 1.5% एक प्रिडिक्टेड है, तो उससे भी कम है। बाकी जो है वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस की है। क्रिश्चियनिटी जो है वो 79.8% वहाँ पे है, और ये एक डेवलपिंग कंट्री है। उसने जो है वो इसराइल पे केस किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि वो जो गाज़ा में क्राइम्स कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज हैं उनको ब्रेक कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन साउथ अफ्रीका की तरफ से लिया गया है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री भी नहीं है। सही है, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो है क्रिश्चियंस की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द हियरिंग्स एट द आईसीजी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फोकस ऑन Israel's breach of the 1948 Genocide Convention, particularly in light of events on October 7. So इसका जो मकसद है वो ये है कि जो 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन हुई थी यूएन की, तो उसको जो है वो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट जो जस्टिस है वो उसको फोकस करेगा कि जो इज़राइल है उसने इसको ब्रेक कर दिया है। सही है, उसके जो भी रूल्स थे उनको ब्रेक कर दिया है। स्पेशली जो 7 अक्टूबर पे जो इवेंट हुआ है, जो जहाँ मतलब शुरुआत हुई है, अभी 80 डेज़ 90 डेज़ 3 मंथ्स अराउंड जो है वो हो गए हैं, उस चीज़ के लिहाज से जो है वो केस किया गया है कि जो पहले कन्वेंशन हुई थी उसको जो है वो इसराइल ने जो है वो ब्रेक कर दिया है, और ये स्टैंड जो है वो साउथ अफ्रीका ने लिया है। उसके बाद आते हैं द एडिटोरियल कंटेंट्स दैट इसराइल्स एक्शंस इन गाज़ा कैन बी सीन एज फाइनल सॉल्यूशन। ये वर्ड नोट कर लें, फाइनल सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज़ इंक्लूडिंग थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन। अब ये जो एडिटोरियल है ये डिफ़ाइन करता है जो इसराइल के एक्शंस हैं गाज़ा में, उनको एज अ टर्म इसने लिया है कि फ़ाइनल सॉल्यूशन है, उसको एज फाइनल सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जो डेथ्स हैं वहाँ पे हो रही हैं, मतलब वहाँ पे जो जेनोसाइड जो है नस्ल कुशी की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, और उनमें ज़्यादातर जो है वो बच्चों की तादाद भी शामिल है, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, अब फाइनल सॉल्यूशन वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका एक बैकग्राउंड जो अगर आप देखें, मतलब इसको किसी और इवेंट से जो है वो कंपेयर किया गया है, मतलब ये एक प्लान्ड जो एक्शंस हैं, कोई नुकसान है, किसी चीज़ को आप पहुंचा रहे हैं, तो उसको कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन। एडिटोरियल मेंशंस अ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, एडिटोरियल में ये वर्ड फाइनल सॉल्यूशन जो है वो मेंशन किया गया है। इट मीन्स अ वेरी सीरियस एंड हार्मफुल प्लान। इसका मकसद ये है कि एक संजीदा और जो चीज़ आपको नुकसान पहुँचाए वो एक प्लान है। ड्राइंग अ कंपैरिजन टू हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब एक इवेंट हुआ था
जहाँ पे ये टर्म जो है फाइनल सॉल्यूशन वो यूज़ किया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द हॉलोकास्ट। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है वो ऐसी सेम सिचुएशंस, सेम कंडीशंस थी, जस्ट लाइक जेनोसाइड अभी चल रहा है इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन में। तो उसको जो है वो टर्म किया गया था फाइनल सॉल्यूशन, जिसका मकसद ये था कि कोई संजीदा चीज़ है, कोई एक सीरियस हार्म जो है वो आप कर रहे हैं किसी नेशन को, किसी ग्रुप को, तो उसको कहा जाता है कि फ़ाइनल सॉल्यूशन। ठीक है। और होलोकास्ट जो होता है वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक परसिक्यूशन या जेनोसाइड आप कह सकते हैं, सही है। जेनोसाइड जो कि कैरी किया गया था नाज़ी जर्मनी और उसके जो कोलैबोरेटर्स थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू 1939 टू 1945 जो थी, तो उसमें ये नाज़ी जर्मनी मतलब इनमें भी एक जेनोसाइड था, ठीक है। उन्होंने 6 मिलियन ज्यूस जो थे वो वहाँ पे उसमें एज़ अ रिज़ल्ट जो है वो मारे गए, मर्डर हुआ। उसके साथ मिलियंस ऑफ अदर और भी जो मतलब कि ग्रुप के पीपल थे, इंक्लूडिंग रोमानी पीपल, पोल्स, सोवियत पीओडब्ल्यूएस, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, और जो भी मतलब ग्रुप के पीपल्स थे या रिलीजन के कहें या कौम के कहें, तो उसमें मतलब ये एक बिग बिग जेनोसाइड जो आप कहें कि 6 मिलियन एक बड़ा मतलब कि नंबर है। तो इस चीज़ को उससे कंपेयर किया गया है एज़ अ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा थ्रेड चल रहा है जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स जो हैं वो अभी फ़लस्तीन में हो रही हैं। तो अभी जो नंबर है वो 23,000 अराउंड जो है वो डेथ का जो है वो टॉल कर गया है। तो ये वर्ड जो है वो आप याद कर लें, फाइनल सॉल्यूशन का मकसद क्या होता है नोट कर लें, सही है, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ये एक जनरल नॉलेज की पॉइंट आपको मिल गई जो होलोकॉस्ट है और नाज़ी जर्मनी, वर्ल्ड वार टू और 1939 1945, ये एमसीक्यूज टाइप पॉइंट्स हैं। और इसमें कितना कितना जो है वो मतलब कि नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई 6 मिलियन ज्यूस, और उसके साथ मतलब ये एक अंदाज़न है, इसके साथ और भी जो हैं वो मिलियंस ऑफ अदर्स जो हैं वो इसमें मारे गए थे। और इसके बाद हमारी जो पॉइंट है वो है द पीस एक्यूजेस इज़राइल ऑफ एम्प्लॉइंग सीज, starvation, forced displacement and bombardment in an attempt to eliminate the Palestinian people। अब इसका मकसद ये है कि जो केस किया गया है उसमें इसराइल को जो है वो मुलज़िम ठहराया गया कि वो एक टाउन को, एक सिटी को मिलिट्री तौर पे जो है वो उसने कवर कर लिया है। वहाँ पे जो है वो स्टारवेशन जो हम कहते हैं कि वहाँ पे फूड ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज़ जो भी हैं मतलब वो ख़त्म कर दी गई हैं। लोग जो हैं वो भूख में मर रहे हैं। फ़ोर्स डिस्प्लेसमेंट, और लोगों को जो है वो बेघर किया जा रहा है, उनको घरों से निकाला जा रहा है ज़बरदस्ती। एंड बम्बार्डमेंट इन एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट पैलेस्टीनियन पीपल। अब फ़लस्तीनी लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं थ्रू मतलब कि एयर स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे बॉम्ब्स भी फेंके जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस केस में मेंशन की गई हैं। उसको जो है वो मुलज़िम ठहराया गया है for the purpose of siege, starvation, forced displacement and bombardment in an attempt to eliminate the Palestinian people। होप सो कि आपने ये समझ लिया। उसके बाद हमारे पास important point, the lack of action from international bodies like UN Security Council, OIC and Arab League is criticized। अब इसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका बीइंग डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड, ठीक है, और इसका इतना ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसने फिर भी एक्शन लिया है और मुस्लिम कंट्री भी नहीं है। ये बात समझने गौर करने की कि वो एक मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, लेकिन उसने जो है वो इस जेनोसाइड के ख़िलाफ़, इस नस्लकुशी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको उस पे केस किया है इसराइल पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो आर्टिकल एडिटोरियल है उसमें ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, और जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो गई, ओआईसी, उसने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। बस डॉक्यूमेंट्री हो रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की डॉक्यूमेंट्री हो रही है, रिजोल्यूशन पास हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और अरब लीग भी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जो कि मतलब कि
जस्ट लाइक कि साउथ अफ्रीका ने लिया है। ठीक है, तो ये सारी जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो एक होप भी जो है वो की जा रही है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि नीदरलैंड में है, तो कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा, कोई सीज़ फायर होगी। तो सीज़ फायर क्या होता है? ठीक है, ये सवाल बनता है, सीज़ फायर क्या होता है? सीज़ फायर एक्चुअली एक एग्रीमेंट होती है, कोई एक आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई इश्यू चल रहा है, उसके बीच में एक छोटा-सा ब्रेक होता है, पॉज़ होता है, या मतलब टेम्पररी पॉज़ होता है, टेम्पररी ब्रेक होता है उसमें, जिसमें आप अलो करते हैं कि वहाँ पे जो है वो एड भी जाए और पीसफुल मतलब वहाँ पे एक्सचेंज हो, नेगोशिएशंस भी हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें सीज़ फायर में आ जाती हैं। और जो मतलब जैसे स्टारवेशन हो गई, बम्बार्डमेंट हो गई, उनसे जो है वो कुछ ब्रेक लिया जाता है टेम्पररी। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है थ्रू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विद दिस केस। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आती है, द एडिटोरियल एक्सप्रेसेस डिसअपॉइंटमेंट दैट नो अरब और मुस्लिम स्टेट initiated the case, leaving it to South Africa, possibly influenced by its history of fighting apartheid. अब जो एडिटोरियल है वो इस चीज़ को भी एक्सप्रेस करता है, बयान करता है कि मतलब उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट जो है मायूसी शो की गई है कि जो जो भी अरब या मुस्लिम स्टेट्स हैं उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया, ऐसा कोई केस नहीं किया, कोई केस की शुरुआत नहीं की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो है वो उसकी की। और वो मे बी इसके लिए हो सकता है कि वो भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो, उस चीज़ से असरअंदाज हुए हों, तभी उन्होंने जो है वो ये एक्शन लिया है। अब देखें, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने कोई केस नहीं किया, किसी भी अरब कंट्री ने कोई केस नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। हालाँकि अगर देखा जाए तो जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से अमेरिका की जो भी एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है या कोई भी मिलिट्री फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो वहाँ से गुज़र के इज़राइल पहुँच जाती है। लेकिन जो फ़लस्तीन है वहाँ पे मुस्लिम पौने 2 अरब हैं, उनकी वहाँ पे एड नहीं पहुँच रही। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये आप सोच सकते हैं कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे जो है घुटने टेक दिए हैं। ऐसे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इसमें ज़ाहिर की गई है। अब यहाँ पे वर्ड जो है वो अपार्थियत जो है वो यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स देखें, इसको समझने की कोशिश करें। इट वाज अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन that was implemented in South Africa from 1948 to the early 1990s। अब इसका मकसद ये है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना, रेशियल सेग्रीगेशन, ठीक है, कौम की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे, जस्ट लाइक वहाँ पे ब्लैक और वाइट की जो है वो उसकी बुनियाद पे ये एक उन्होंने असरअंदाज चीज़ वहाँ पे भी ये फेस की थी, जस्ट लाइक जो अभी जिनोसाइड फ़लस्तीन में चल रहा है। तो उन्होंने 1948 टू 1990 तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट की थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे फ़र्क किया जाता था जो ब्लैक और वाइट में। The purpose of apartheid was to establish and maintain the political and economic dominance of the white minority over the majority non-white population। अब जो अफ्रीका में मेजॉरिटी जो है वो नॉन वाइट पॉपुलेशंस हैं, लेकिन उन पे जो है वो ये अपार्थीड जो थी, ठीक है, ये एक आप ऐसे कह लें कि एग्रीमेंट कह लें या कोई ऐसा रूल कह लें जिसकी बुनियाद पे जो है वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो थे वो वाइट जो माइनॉरिटी वहाँ पे थी, उन वो जो है वो मेजॉरिटी जो नॉन वाइट थे उन पे जो है वो डोमिनेंट थे, उन पे वो काबिज़ थे, उनका रूल चल रहा था। पर्टिकुलरली द ब्लैक पॉपुलेशन, जो ब्लैक पॉपुलेशन आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका की। इट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट लीगल एंड सोशल सेग्रीगेशन, डिनाइंग नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन्स बेसिक राइट्स। अब जो नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं, जो ब्लैक पॉपुलेशन है, उनको उनके ब्लैक मतलब उनके बेसिक राइट्स जो थे वो नहीं मिल रहे थे, सही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी और उनको इक्वल शेयर भी जो था उसमें
गवर्नमेंट में कहें या किसी भी चीज़ में उनका कोई भी राइट हो वो नहीं मिल रहा था इक्वल, क्योंकि वहाँ पे जो डोमिनेंस थी वो थी उसकी वाइट माइनॉरिटी की, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो नॉन वाइट की थी। सही है, तो लेकिन उनको कोई राइट नहीं मिल रहा था अकॉर्डिंग टू द पार्टी। देन the apartheid system was widely condemned for its inherent injustice and human right abuses. अब ह्यूमन राइट एब्यूज़ की तरफ से या फिर आप ऐसा करेंगे इनजस्टिस के लिहाज से उसको ज़्यादातर जो है कंडेम किया गया, और उसके बाद जो है वो उसमें मतलब अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं। वो अभी जो पीरियड उनका था वो 1948 टू 1990 तक था। उसके बाद जो है वो ये चीज़ जो है ख़त्म हो गई और उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस कर दिया है। सही है, मतलब वाइट और नॉन वाइट का जो डिफरेंस था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये आपके लिए एक मेन पॉइंट थी, होपफुली आपने ये समझ लिया होगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आती है calls for legal and moral support for South Africa's efforts are directed towards Muslim and Arab states with positive statements noted from Pakistan and others। इसका मकसद ये है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो कंट्रीज़ हैं, जो और लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को सपोर्ट की जाए, जो उसने इनिशिएटिव लिया है अगेंस्ट इसराइल्स जिनोसाइड इन फ़लस्तीन, और मुस्लिम एंड अरब स्टेट्स जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करें। लेकिन उनकी ओनली एंड ओनली पाकिस्तान और जो फ्यू कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट किया है, इस चीज़ स्टेटमेंट को जो है वो पॉजिटिव समझा है। बाकी अरब स्टेट्स जो हैं, मुस्लिम और कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसे ही खामोश बैठे हुए हैं। अभी तक कोई इसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं आई इन द सपोर्ट ऑफ दिस जेनोसाइड केस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। Then we have, despite the potential for a lengthy legal process, there's a hope for an interim measure to halt the bloodshed। अब इसका मकसद ये है कि ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन एक होप भी जो है वो की जा रही है कि जो लोग हैं फ़लस्तीन के वो एक होप लगा के बैठे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इसको बंद करवाएगी। जो भी जेनोसाइड चल रहा है, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो स्टारवेशन हो रही है, जो भी वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ ख़त्म की जा रही है, उनकी नस्लकुशी ख़त्म की जा रही है, तो उस चीज़ को रोका जाएगा, मतलब इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। दूसरी बात यहाँ पे है, इज़राइल डिसमिसेस द लीगल प्रोसीजर। अब इज़राइल जो है वो मतलब कोई भी लीगल प्रोसीजर जो है वो कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहता। एंड द यूएस एंड यूके क्रिटिसाइज साउथ अफ्रीका's मूव। अब ये जो साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया है, जो केस किया है, मूव स्टेप लिया है, उसको जो है यूएस और यूके जो इज़राइल के सपोर्टर हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सही है, उस पे मतलब पता नहीं क्या नहीं क्या कौन सी चीज़ें जो है मे बी वो यूएस, एज़ यू नो दैट के पावरफुल कंट्री है, तो वो उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस भी कर दे, कुछ बैन भी लगा दे जस्ट लाइक वो स्टे यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी रिजोल्यूशंस पास हुए हैं उनका वो वीटो कर जाता है। वाइल द एडिटोरियल सीज अ पोटेंशियल मॉरल विक्टोरी, इज़राइल इज़ हेल्ड कल्पेबल ऑफ जेनोसाइड। अब ये जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। इसका मकसद ये है कि जो एडिटोरियल है वो एक उम्मीद ज़ाहिर करता है कि ये जो केस होगा वो जेनोसाइड का जो केस है वो इज़राइल के हक़ में नहीं जाएगा, मतलब वो साउथ अफ्रीका जो है वो जीत जाएगा, और ये चीज़ जो विक्ट्री होगी वो मुस्लिम्स की होगी, और ये सारा जो भी कन्फ्लिक्ट है, इंतिफाडा है, वो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, और फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा थ्रू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आते हैं हमारे पास वोकेबलरी है, की पॉइंट्स हैं, एनालिसिस हो गई। सही है, एक पॉइंट रह गई, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि ये जो भी एडिटोरियल था इसके थ्रू आप देखें कि जो ट्रेड रूट है वो रेड सी भी जो है वो मतलब अफेक्ट हो रहा है। वहाँ पे दुनिया की 10 to 15% जो है वो ट्रेड होती है।
सही है, ट्रेड होती है। लेकिन उसके बीच में जो है वो यमन भी जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गया, अभी ईरान भी इन्वॉल्व हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको अफेक्ट कर रही हैं ट्रेड को। लेकिन अभी तो ट्रेड आई थिंक जो मेरी एनालिसिस है, जो मैंने रीड किए हैं आर्टिकल्स या एडिटोरियल के हैं, ओपिनियंस के हैं, तो उसमें 90 to 95% जो ट्रेड है वो रोक दिया गया है। और दूसरा लॉन्ग रूट जो है वो अपनाया जा रहा है, जहाँ पे जो है वो कंपनीज़ वो ज़्यादा एक्सपेंसेस ले रही हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर जो है वो ट्रेड का वो कम हो गया है। यहाँ पे वोकेबलरी का पोर्शन अब शुरू होता है, एनालिसिस का पोर्शन जो है वो एंड हुआ। यहाँ पे पहला वर्ड है लाउडेड, मतलब कि किसी चीज़ की अब ज़्यादा तारीफ़ करें, उसको एडमायर करें, प्रेज़ करें। उसके बाद जेनोसाइड कन्वेंशन, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया एक पॉइंट में कि ये एक 1948 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन थी, जो कि किसी चीज़ को, जो भी क्राइम थे जेनोसाइड के, उसको रोकना, उसको पनिश करना, वो इसमें इस्टेब्लिश किया गया था। सही है, अंडर इंटरनेशनल लॉ, जेनोसाइड कन्वेंशन। इसका ईयर, इसका नेम, इसका पर्पस याद रखना। अब आता है फाइनल सॉल्यूशन। पहले ही टर्म में डिफ़ाइन कर चुका हूँ डिटेल में, फिर भी यहाँ पे आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द नाज़ीज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू जो थी, नाज़ीज़ का जो भी उस टाइम उन्होंने मर्डर्स किए थे, 6 मिलियंस इतने हमने जो पढ़े थे अभी रिसेंट, तो वो इतनी ह्यूज नंबर में डेथ हुई थी, मर्डर्स किए गए थे। इट रिफर्स टू अ प्लान फॉर द सिस्टमेटिक एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप, यहाँ पे जैसे नाज़ीज़ जो वर्ल्ड वार 2 थी उसमें स्पेसिफ़िकली ज्यूज़ को बड़ी तादाद में जो है वो उनका मर्डर किया गया था। किसी ग्रुप का, किसी नेशन का, मतलब आप नस्लकुशी करें, सही है। वहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज़ किया था फाइनल सॉल्यूशन। सो टू कंपेयर द जेनोसाइड इन फ़लस्तीन, द राइटर ऑफ दिस एडिटोरियल हैज़ आल्सो यूज्ड final solution word in this matter for the genocide फ्रॉम इसराइल। देन वी हैव हैपलेस। हैपलेस का भी वर्ड यूज़ हुआ है, उसका मतलब ये है कि हैपलेस फ़लस्तीनी, तो उसका मतलब ये है कि अनलकी, अनफॉर्चुनेट, सही है। और सीज का तो आपको पता होगा कि ये नॉर्मली यूज़ होता है मिलिट्री ऑपरेशन को ही होता है। किसी कंट्री को आप सराउंड कर लें, किसी टाउन को, किसी बिल्डिंग को, उनकी जो भी सप्लाईज़ हैं वो सारी बंद कर दें, और विद देट एम, विद देट गोल के वो आपको सरेंडर कर देंगे। सही है। ब्लड कर्लिंग का भी वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग और हॉरिफाइंग, मतलब खौफनाक जो चीज़ हो। सही है। और मल्टी लेटरल फोरा, इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर फोरम्स हैं जिसमें मल्टीपल नेशंस आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेटरल फोरा। सीज़ फायर का पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि किसी चीज़ में कोई एग्रीमेंट होती है, किसी चीज़ का टेम्पररी सस्पेंशन होता है, किसी चीज़ को जो है वो आर्ज़ी तौर पे बंद किया जाता है। सही है। मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट हो उसके लिहाज से। अपार्थीड, सही है। तो ये एक पॉलिसी हुई थी, जो कि एक इस्टेब्लिश हुई थी कि जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, वो जो है वो ख़त्म किया जाए। सही है। पहले हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है किसी चीज़ को कॉपी करना या इमिटेटिंग करना। और कल्पेबल ऑफ जेनोसाइड हमने वर्ड पढ़ा था। तो कल्पेबल का मतलब ये है डिज़र्विंग ब्लेम, जो अभी साउथ अफ्रीका ने जो इनिशिएटिव लिया है वो डिज़र्व करता है ब्लेम जेनोसाइड का। सही है। और सेंश्योर। और दूसरा है सेबोटेजिंग। इसका मतलब ये है किसी चीज़ को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना, डेलिबरेटली डैमेजिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग। सही है। द हैग, इसका मतलब ये है, ये एक मतलब कोई वोकैबुलरी नहीं है, की पॉइंट है। रिफर्स टू द सिटी इन द नेदरलैंड। नेदरलैंड का एक सिटी है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो लोकेटेड है। सही है। ये मेन पॉइंट है आपके लिए, याद कर लेना। अब आते हैं क्विज़ की तरफ। हमारे पास कुछ क्विज़ हैं, वो आप इनका करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट में बताएंगे। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे। सबसे पहले है, मैंने शुरू में बताया भी था, कुछ चीज़ें नोट करने के लिए वो लिखी नहीं थी यहाँ पे। हाउ मेनी पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन आर मेंशन टू हैव बीन अफेक्टेड बाय द एलिड एट्रोसिटीज़ इन गाज़ा।
ऑप्शंस 10,000, 15,000, सी 20,000 एंड 23,000। अब तक जो है टोटल कितनी जो है वो डेथ्स जो है वो आप ऐसे कह लेंगे जिनोसाइड में किलिंग जो है नस्लकुशी हो चुकी है फ़लस्तीनियों की। तो वो टोटल तादाद जो है नंबर जो है वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैंने वर्बली आपको बताया था लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो आपने नोट करना था, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट करना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इंटरनेशनल कन्वेंशन इज़ मेंशन्ड इन द एडिटोरियल रिगार्डिंग इसराइल्स एक्शंस। अब जो इसराइल्स एक्शन से रिलेटेड हमने एक कन्वेंशन पढ़ी अभी, ठीक है, इस एनालिसिस के बीच। तो वो कौन सी थी? क्योटो प्रोटोकॉल था, जिनोसाइड कन्वेंशन थी, या हेलसिंकी अकॉर्ड था, या पेरिस एग्रीमेंट थी? यहाँ पे चार दी हुई हैं, पता नहीं कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं भी आपसे ही पूछ रहा हूँ, जाहिर सी बात है, मुझे नहीं आता। और फिर आता है थर्ड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मे बी, व्हाट इज़ साउथ अफ्रीकाज हिस्टोरिकल स्ट्रगल मेंशन्ड इन द एडिटोरियल। अब जो साउथ अफ्रीका की जो हिस्टोरिकल स्ट्रगल है जिसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस हुए थे और ये केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कर दिया कि ये इसराइल जो है वो जिनोसाइड कर रहा है, क्राइम कर रहा है गाज़ा में, तो ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मतलब ये किस चीज़ से जो है वो इन्फ्लुएंस हुए कि ये केस करना है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कि उन्होंने कॉलोनियल रूल से जो है वो आज़ादी हासिल की। फाइट अगेंस्ट अपार्टीड, जो अपार्टीड हमने पढ़ा कि सेग्रीगेशन जो है, डिफरेंस जो है, उनके खिलाफ जो फाइट थी वो उन्होंने विन की। या लिबरेशन फ्राम मोनार्की, या सिविल राइट्स मूवमेंट जो थी उन्होंने वो कामयाबी हासिल की थी। ये चार चीज़ें हैं। अब इनमें से भी आपको करेक्ट आंसर जो है वो बताना है कौन सा है। 3 एमसीक्यूज़ हो गए, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल की एनालिसिस, वोकैबुलरी, की पॉइंट्स और क्विज़ जो है वो पसंद आए होंगे और आप ज़रूर अच्छा रिस्पांस देंगे। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला, इंशाल्लाह मैं आगे के लिए भी कोशिश करूँगा कि आपको एनालिसिस जो है वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, ताकि आपका जो है वो टाइम भी सेव हो और ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हो वो क्लियर हो जाएँ। देखें, एक एडिटोरियल को एनालाइज़ करते हैं तो हमें जनरल नॉलेज मिलती है, करंट अफेयर्स मिलता है, इंग्लिश भी हम सीखते हैं और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स से, बैकग्राउंड से, इवेंट्स से हमारा जो है वो टच होता है। तो इस लिहाज से एक एडिटोरियल अगर आप ऑन द डेली बेसिस आप पढ़ें तो भी आपकी नॉलेज में बहुत बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके साथ शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।